सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय लेकर। तो शुरू करते हैं आज के अध्याय की चर्चा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिख के रखे हैं जिसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आज के नए अध्याय के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा अध्याय है। मेरी कमीज लाल है। कमीज एक संज्ञा शब्द है। लाल, यहाँ कमीज के बारे बताया जा रहा है कि वह लाल है। ठीक। आज बहुत गर्मी है। गर्मी एक संज्ञा शब्द है, एक मौसम का नाम है। गर्मी के बारे यहाँ बताया जा रहा है कि वह आज गर्मी के बारे बताया जा रहा है कि बहुत गर्मी है। मेरे पास एक गाय है, वह सफेद रंग की है। वह एक सर्वनाम है। वह किसके स्थान पर लगा है? गाय। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया वह, और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह सफेद रंग की है, सफेद है। गाय जो है सफेद रंग की है, वह सफेद है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सफेद है। अभिनंदन बहुत बहादुर है। अभिनंदन संज्ञा शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है अभिनंदन। अभिनंदन के बारे क्या बताया जा रहा है कि वह बहादुर है। इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। कुछ शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो आज हम विशेषता के बारे ही पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में विशेषता का बोध कराया जाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जी, आज का हमारा नया अध्याय है विशेषण। इन वाक्यों में हमने देखा कि कमीज की विशेषता बताई गई कि कमीज लाल है। गर्मी बहुत है, उसकी विशेषता बताई गई कि वह बहुत है, गर्मी आज बहुत है। यहाँ गाय के बारे वह सफेद रंग की है, गाय के बारे उसकी विशेषता बताई गई कि वह सफेद है, और अभिनंदन के बारे में बताया गया कि वह बहादुर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण शब्द वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं विशेषण का अर्थ। हमने जान लिया कि विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, प्रविशेषण पढ़ेंगे और उसकी अवस्थाएं भी पढ़ेंगे। तो विशेषण का अर्थ हो गया कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है वे हो जाते हैं विशेषण, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, दोष, आकार, गंध, संख्या,
नाप तोल आदि। तो विशेषण शब्द की परिभाषा हो गई। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, जैसे गुण, दोष, आकार, गंध, संख्या, नापतोल आदि। इस प्रकार हमने देखा कि विशेषता केवल गुण ही नहीं, दोष भी है। उसके बारे में उसका अगर गुण बताया जा रहा है तभी भी विशेषण हो गया, उसका दोष बताया जा रहा है तभी भी वो विशेषण है। वह कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी गंध कैसी है, वो सब ही विशेषण के अंतर्गत आएंगे। वह संख्या में कितने हैं, उसका नाप कितना है, ये सारे ही विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार हैं, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण। गुण, गुणों को बताने वाले विशेषण। अब गुण में दोष भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे सभी गुण होते हैं सब में। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हो गई, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, अच्छा, बड़ा, कठोर, बहादुर, नुकीला, अमीर, गरीब, पालतू आदि। इसे वाक्यों के द्वारा और भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे वाक्य है, दशरथ मांझी एक परिश्रमी व्यक्ति है। अब इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि विशेषण कहाँ है, विशेषण शब्द कहाँ पर है, तो हम बिल्कुल आसानी से ढूंढ लेंगे, क्योंकि विशेषण वही है जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा यहाँ पर दशरथ मांझी जो है संज्ञा हो गया, और संज्ञा क्या होती है, संज्ञा विशेष्य, संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। तो इसकी विशेषता बता रहा है यह शब्द परिश्रमी, यह शब्द जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है, दशरथ मांझी की, तो ये हो गया विशेष्य। गंगा एक पवित्र नदी है, यहाँ पर गंगा की विशेषता बताई जा रही है, तो यह हो गया पवित्र जो है विशेषण हो गया। जुबली पार्क बहुत बड़ा है। इस वाक्य को जरा ध्यान से देखें। जुबली पार्क एक संज्ञा है, बड़ा उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, विशेषण विशेष्य, और यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो शब्द उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये हो गया प्रविशेषण। विशेष्य हो गया, विशेषण हो गया, और ये हो गया प्रविशेषण। तो इस प्रकार हमने देखा गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, और उसे वाक्य में हम गुणवाचक विशेषण को किस प्रकार पहचानेंगे, प्रविशेषण को किस प्रकार पहचानेंगे, और विशेष्य को किस प्रकार पहचानेंगे। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसके नाम से ही यह समझ में आता है कि यह बहुत ही सरल है, इसे पहचानना बहुत ही सरल है। संख्यावाचक विशेषण वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे 4, 6, पहला, आधा, कुछ, बहुत। ये कुछ और बहुत, इसमें आप कहेंगे इसमें तो संख्या नहीं है, लेकिन कुछ और बहुत से भी हमें उसकी संख्या के बारे पता चल रहा है, लेकिन उसकी निश्चित संख्या के बारे पता नहीं चल रहा, अनिश्चित संख्या के बारे पता चल रहा है। जैसे उदाहरण के द्वारा यहाँ पे हम समझाएंगे, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण 10, ये 10 संख्या है, हमें पता चल रहा है इससे कि विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। ये तो ये हो गया यह हो गया निश्चित संख्यावाचक, निश्चित है संख्या उसकी। कक्षा में बहुत विद्यार्थी है, यह उसकी विशेषता है, बहुत। यहाँ पर संख्या के बारे तो बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित नहीं बताया जा रहा है, अनिश्चित बताया जा रहा है, बहुत है, बहुत, वह अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण का दूसरा भेद हो गया
संख्यावाचक विशेषण वैसे शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद किए गए हैं, क्योंकि कहीं पे संख्या बताई जाती है और कहीं पर नहीं बताई जाती है, इसलिए इसके दो उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि मेरे पास 2 पेंसिलें हैं, यहाँ पर संख्या बताई गई है 2, इसलिए वो निश्चित रूप से बताई गई है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, तो कुछ यहाँ पर संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितनी है, कुछ है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार हम संख्यावाचक विशेषण को वाक्य में किस तरह पहचानेंगे, जहां संख्या दी गई है और जहां पर नहीं दी गई है लेकिन वह संख्या की ओर ही संकेत कर रहा है कि कुछ है। विद्यार्थी उसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम गिन सकते हैं, वहां पर गिन सकते हैं लेकिन बताया नहीं गया है, इसलिए वह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसके और भी कुछ उदाहरण मैं दूंगी संख्यावाचक विशेषण को पहचानने के लिए। जैसे मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ 10वीं जो है संख्या का बोध करवा रहा है, 10वीं संख्यावाचक विशेषण हो गया। मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस प्रकार जिसे हम गिन सकते हैं वहां हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने संख्यावाचक विशेषण ही बहुत ही सरलता से सीख लिया। विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वैसे शब्द जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का नाप तोल लेते हैं, उसकी मात्रा का पता लगाते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हो गई, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलो, ग्राम, लीटर, मीटर, थोड़ा आदि। इसे हम वाक्यों के द्वारा और भी स्पष्ट कर लेते हैं। बाजार से 5 किलो आटा लाओ। 5 किलो आटे को हम वजन कर सकते हैं, किलोग्राम में वजन करते हैं, तो ये 5 किलो क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। थोड़ा दूध, यहाँ दूध की मात्रा बताई जा रही है, थोड़ा। दूध को हम वजन कर सकते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा दूध। यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ, लीटर नहीं लिखा है, थोड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसे वजन करते हैं, दूध को वजन करते हैं। यहाँ थोड़ा लिखा है, उसकी मात्रा के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कितना है। यह 5 मीटर कपड़ा है। कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, 5 मीटर, यह उसकी विशेषता हो गई, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मात्रा जो है स्पष्ट रूप से बताई गई है, निश्चित रूप से बताई गई है। बाजार से 5 किलो आटा लाओ। आटे की कितनी मात्रा है यह निश्चित रूप से बताई गई है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण का उपभेद हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मुझे थोड़ा दूध चाहिए। थोड़ा दूध को हम वजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से उसकी मात्रा नहीं बताई गई है, निश्चित रूप से उसकी मात्रा नहीं बताई गई है, लेकिन हमें पता है कि दूध को हम वजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है कि उसकी कितनी मात्रा है, इसलिए ये हो जाएगा परिमाणवाचक का दूसरा उपभेद अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक
विशेषण। इसे मैं थोड़ा और अच्छी तरह लिख देती हूं यहाँ पर। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां मात्रा निश्चित रूप से बताई गई है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां पर मात्रा निश्चित रूप से नहीं बताई गई है। तो इस वाक्य में देखिए, यह 5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण तो है, ये पता चल रहा है मैं मीटर से लेकर। तो ये निश्चित है कि अनिश्चित, ये 5 मीटर या निश्चित बताया गया है कि कपड़ा जो है 5 मीटर ही है। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का ये भेद हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण में जिस संज्ञा या सर्वनाम का हम नाप तोल कर सकते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद है, निश्चितवाचक जहां मात्रा या वजन उसका निश्चित रूप से बताया गया है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां पर उसका नाप तोल या मात्रा अनिश्चित रूप से दिखाया गया है, वहां पर वह निश्चित नहीं किया गया है कि वह कितना है। तो इस प्रकार हमने विशेषण का तीसरा भेद भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया। विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसे जरा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी परिभाषा पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसके उदाहरण के द्वारा इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मेरा, ये, आपका, इस, उस आदि। संज्ञा शब्द से पहले आए सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। इसे हम वाक्यों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, वाक्य है यह विद्यालय मेरा है। यहाँ पर विद्यालय एक संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये शब्द, ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये संज्ञा के ठीक पहले आया है, इसलिए यहाँ जो है सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इसकी परिभाषा के आधार पर ये जो है सर्वनाम शब्द ठीक संज्ञा शब्द के पहले आया है, या ऐसे कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द के ठीक बाद अगर संज्ञा आती है तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, वह संज्ञा की विशेषता बताने लगता है। इसे हम अगर इस प्रकार लिख दें, यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पर विद्यालय संज्ञा है, यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पर यह किस चीज के लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है कि यह जो है विद्यालय मेरा ही है। निश्चित कर रहा है, यह शब्द यह निश्चित कर रहा है कि यह मेरा विद्यालय है। लेकिन यहाँ पर यह शब्द की यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यह विद्यालय मेरा है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहीं पर यह जो शब्द है सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि यह संज्ञा के ठीक पहले आया है, इसलिए ये अपनी परिभाषा के आधार पर यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा शब्द से पहले आए सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। और वाक्यों के द्वारा वह साइकिल तुम्हारी है, ठीक संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द आया है, या ऐसे कह सकते हैं
कि सर्वनाम शब्द के ठीक बाद संज्ञा शब्द आया है, इसलिए यह जो है सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो इस प्रकार हमने विशेषण का चौथा भेद सर्वनामिक विशेषण भी बहुत ही सरलता से सीख लिया। सर्वनाम से ही यह जो है शब्द सर्वनामिक बना है और सर्वनामिक विशेषण की पहचान है कि वह ठीक संज्ञा से पहले आएगा। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं यह भी जान लिया। तो अब मैं इसमें एक वाक्य लिखूंगी जिससे हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। वाक्य है, आज बहुत अधिक गर्मी है। इस वाक्य में ये क्या हो गया? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेषण की भी विशेषता जो बताए शब्द वह हो जाता है प्रविशेषण। तो इस प्रकार हमने विशेष, विशेषण और प्रविशेषण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से इसे सीख लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसे हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, वाक्य के द्वारा सरल तरीके से सीखेंगे। विशेषण की अवस्थाएं। मूला अवस्था, मूल अवस्था से हो गया मूला अवस्था। किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य रूप से विशेषता बताई जाए। जैसे इसे मैं वाक्य के द्वारा स्पष्ट करूंगी, जैसे सोहन अच्छा लड़का है। इसकी परिभाषा के आधार पर जब हम सामान्य रूप से किसी की विशेषता बता रहे हैं, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? क्योंकि इसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा रही है, तो यह विशेषण की मूला अवस्था हो गई। विशेषण की दूसरी अवस्था है उत्तरा अवस्था। उत्तरा अवस्था दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए तो वह विशेषण की उत्तरा अवस्था होती है। जैसे यहाँ पर एक केवल सोहन की विशेषता बताई जा रही थी, यहाँ
लिखा गया है दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच। सोहन मोहन से अधिक अच्छा है। यहाँ पर सोहन और मोहन के बीच तुलना की गई है, इसलिए यह अवस्था विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? यह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाएगी। विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमा अवस्था। सभी के साथ जब तुलना की जाती है तो उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे सोहन सभी लड़कों से अच्छा है। इस वाक्य में हमें यह पता चल रहा है कि सोहन सभी लड़कों से अच्छा है। यहाँ पर संज्ञा की तुलना सभी के साथ की जा रही है, इसलिए यह हो गई उत्तमा अवस्था। तो इस प्रकार हमने विशेषण की तीनों अवस्थाएं जान ली, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो इस प्रकार हमने आज विशेषण का पूरा अध्याय समाप्त कर लिया। उसके अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषा, उसके भेद, प्रविशेषण, विशेष्य और विशेषण की अवस्थाओं के बारे जाना। अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।